सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है इक्वालिटी। तो इक्वालिटी क्या होती है? देखिए, एक सिंपल लैंग्वेज में इक्वालिटी का मतलब होता है टू ट्रीट एवरी वन विद सेम मॉरल वर्थ। इस आइडिया का कोर ये है कि भाई, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, सो नो ह्यूमन इज बेसिकली इनहेरेंटली मोर इम्पोर्टेंट देन दी अदर। इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई ऑल मस्ट बी treated in the same way in same situation। बल्कि इसका मतलब ये होता है कि जितने भी लोग हैं, उनको इक्वलिटी इंश्योर करने के लिए हमें फेयरनेस, रिस्पेक्ट और एक्सेस टू बेसिक अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ जो है वो प्रोवाइड करनी होती है। तो ये इक्वलिटी का मेन बेसिकली पर्पस होता है। इक्वलिटी को हम दो तरीके से समझते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में। एक होता है जिसको हम कहते हैं फॉर्मल इक्वलिटी। फॉर्मल इक्वलिटी का मतलब होता है कि भाई एवरी वन इज ट्रीटेड द सेम इन द आइज ऑफ लॉ। लॉ हो गया, पॉलिसी हो गई, इनिशिएटिव्स हो गए, गवर्नमेंट के कुछ भी हो गया, इसको कहते हैं फॉर्मल इक्वालिटी। इसी तरीके से एक होता है कॉन्सेप्ट सब्सटेंटिव इक्वालिटी। सब्सटेंटिव इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि समटाइम्स वी हैव टू ट्रीट पीपल डिफरेंटली, जिसकी वजह से उनके जो आउटकम्स हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, दे बिकम मोर इक्वल। यहाँ पर एग्जाम्पल होता है कि जैसे जितने भी डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स जो होते हैं, उनको किसी प्रकार का सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो ये जो सपोर्ट होता है, ये यहाँ पर कोई अनइक्वल ट्रीटमेंट क्रिएट नहीं करता, बल्कि ये सपोर्ट डिसएडवांटेज ग्रुप्स को इसलिए दिया जाता है ताकि दे कैन कैच अप और एक फेयरनेस क्रिएट हो। सब्सटेंटिव इक्वालिटी। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं, तो एक चीज ये भी याद रखनी है कि एम क्या होता है इक्वालिटी का। वो बेसिकली ये होता है कि हमें किसी प्रकार की जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखनी होती। हमें हायरार्की को रिड्यूस करना होता है और एक जस्ट सोसाइटी क्रिएट करनी होती है। देखो, ये बातें थियोरेटिकली सही लगती हैं, लेकिन रियलिटी में आपको ये याद रखना है कि कहीं ना कहीं जितने भी डेमोक्रेटिक सिस्टम्स हैं, जिनको हम डेमोक्रेटिक पॉलिटीज कहते हैं, वहां पर कंप्लीट इक्वलिटी लाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। किसी भी सिस्टम ऑब्जेक्टिव जरूर ये होता है कि हमें डिस्क्रिमिनेशन कम करनी है, हायरार्की रिड्यूस करनी है और एक जस्ट सोसाइटी भी क्रिएट करनी है। पर रियलिटी ये है कि यहाँ पर हम कंप्लीट इक्वलिटी कभी नहीं ला सकते। इस रीजन से क्या होता है कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक पॉलिटीज जो हैं वो इक्वलिटी करने के लिए, जब वो फॉर्मल प्लस सब्सटेंटिव लेवल पर गेम खेलती हैं, तो उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जितने भी एक्सट्रीम गैप्स हैं वो रिड्यूस हो जाए। वो ये इंश्योर करती हैं साथ साथ कि फेयरनेस प्रमोट हो। फेयरनेस प्रमोट हो। तो ये बेसिकली ओवरऑल थॉट प्रोसेस, पहली बात तो आपको याद रखना है। दूसरी बात,
जब हम बात करते हैं इक्वालिटी की, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर देर आर टू साइड्स ऑफ इक्वालिटी। फर्स्ट साइड होता है कि भाई व्हाट वी वांट, हमें क्या चीज़ की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि भाई ऑल गेट ट्रीटेड फेयरली, ये हमारा एक पर्पस होता है। हम ये चाहते हैं कि सब लोग डिग्निटी और रिस्पेक्ट से जो है वो ट्रीट किए जाएं। तो ये एक आइडियल है। इस आइडियल को हम कहते हैं नॉर्मेटिव इक्वालिटी। दिस इज व्हाट वी ऑट टू अचीव, नॉर्मेटिव इक्वालिटी। फिर दूसरा पार्ट होता है ऑफ व्हाट एक्चुअली हैपन्स। यहां पर हम ये चेक करते हैं कि भाई पीपल को रियल लाइफ में जो है क्या इक्वल ट्रीट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, क्या उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो जब हम रियल लाइफ में इसको चेक करते हैं तो इसको हम कहते हैं इंपिरिकल इक्वालिटी। इंपिरिकल इक्वालिटी। तो इक्वालिटी में यहां पर आपके पास इंपिरिकल और नॉर्मेटिव दोनों पार्ट्स हैं। तो इस रीजन से हम कहते हैं कि जो स्टडी ऑफ इक्वालिटी होती है, उस स्टडी ऑफ इक्वालिटी के अंदर देर आर टू एक्सिस, नॉर्मेटिव जो कि एथिकल एंड फिलोसॉफिकल लेवल पर इक्वालिटी को देखता है, और यहां पर दूसरा होता है इंपिरिकल, जो अभी हमने बोला, जो कि रियल वर्ल्ड कंडीशंस को देखता है। अगर हम नॉर्मेटिव लेवल की बात करें तो यहां पर रॉल्स की थ्योरी आती है, वर्किन की थ्योरी आती है जिसको हम पढ़ेंगे। इंपिरिकल लेवल पर अगर आप देखो तो जैसे कैग के ऑडिट्स हो गए, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बताऊं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हो गया, एसर के सर्वेज हो गए एजुकेशन को लेकर, नीति आयोग का जो हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में एसडीजी इंडेक्स, ये हो गया। आप समझ रहे हो। सो इसको यहां पर हम स्टडी करते हैं इक्वालिटी के अंदर, पहली बात। ठीक है जी, ये चीज आपको यहाँ पर पहले तो बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, जो हमने बेसिक थॉट प्रोसेस की यहाँ पर चर्चा करी। अब जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला स्कॉलर यहाँ पर जॉन लॉक आता है, जिसने ये कहा था इक्वालिटी के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट, जो हम पढ़ चुके हैं कि ऑल इंडिविजुअल्स आर बॉर्न फ्री, दे आर इक्वल इन राइट्स। फिर रूसो जो है, उसने भी ये बात करी एक थोड़े अलग तरीके से। उसने कहा कि देखो, मॉडर्न सोसाइटी में प्रॉपर्टी जो है, उसकी ओनरशिप एक आर्टिफिशियल लेवल पर इनइक्वालिटी क्रिएट करती है। उसने ये बात बोली। तो वो कहता है कि कहीं ना कहीं जो है थोड़ी सी इनइक्वालिटी सोसाइटी में, जितने मर्जी आप इक्वालिटी के मेजर्स को अडॉप्ट कर लो, वो प्रेवलेंट रहेगी। लेकिन यहाँ पर जैसा हमने बोला कि रॉल्स एक बड़ा इन्फ्लुएंशियल थिंकर है, जिसको हम जस्टिस में अलग से भी पढ़ेंगे। उसने यहाँ पर यह बात बोली थी कि भाई जो फेयर इक्वालिटी है वो होनी चाहिए फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। उसका मतलब ये होता है रॉल्स के तरीके से कि भाई हर एक इंडिविजुअल को एक सोसाइटी के अंदर एक चांस मिलना चाहिए टू सक्सीड। और यहां पर किसी तरीके का कोई हमें सिर्फ फॉर्मल इक्वल राइट नहीं देना है, हमें ये इंश्योर करना है कि एक जेन्युइन चांस मिले हर एक इंडिविजुअल को लाइफ में सक्सीड करें। और यही पॉइंट को जो रॉल्स है का है, थोड़ा सा एक अलग नजरिए से अमर्त्य सेन ने एलेबोरेट किया। उसने कहा कि यार देखो,
हमें सिर्फ लोगों की इनकम को बढ़ाना हमारा ऑब्जेक्टिव इक्वलिटी में नहीं होना चाहिए। वो कहता है कि इंडिया जैसी सोसाइटी में हमें ये भी इंश्योर करना चाहिए कि लोगों की जो एक्चुअल एबिलिटीज हैं, क्या वो इम्प्रूव हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही। और इसको उसने कहा था केपेबिलिटी अप्रोच। और ये जो एक्चुअल ह्यूमंस की एबिलिटीज हैं, ये एबिलिटीज इंप्रूव तब होंगी जब हम हेल्थ इंश्योर करेंगे, एजुकेशन इंश्योर करेंगे, अपॉर्चुनिटीज इंश्योर करेंगे। ये करने से लोगों की इक्वलिटी बढ़ेगी। लेकिन यहां पर फिर सबसे इंपॉर्टेंट रोनाल्ड वर्किन है। रोनाल्ड वर्किन ने कहा कि भाई जितने भी लोग हैं, इक्वलिटी तभी आएगी जब उन लोगों को इक्वल रिसोर्सेज दिए जाएंगे, और इन इक्वल रिसोर्सेज से दे कैन लिव देयर ओन लाइफ। तो आपने इस नजरिए से इक्वलिटी को देखना है एज पर वर्किन। लेकिन यहाँ पर एलिजाबेथ एंडरसन का एक थोड़ा सा पर्सपेक्टिव अलग है। एलिजाबेथ एंडरसन ने कहा कि भाई अगर आज आप इक्वलिटी के नाम पर लोगों को पैसा बांट देते हो, तो पैसा बांटने से बेसिकली एक सोशल हायरार्की क्रिएट होती है। आप पैसा बांटते हो ये कह के कि पैसे से इक्वलिटी आएगी, पर एलिजाबेथ एंडरसन का मानना है कि जब आप पैसा बांटते हो, तो पैसा बांटने से आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि कुछ लोग जो हैं वो बाय डिफॉल्ट इंफीरियर हैं, लेस डिजर्विंग हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो स्टिग्मा एसोसिएटेड है वो कभी दूर नहीं हो पाता, जिसको हम कहते हैं लाभार्थी। कि जब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि इनको पैसे देने की आवश्यकता है, इनको पैसे दिए जाए, तो ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब आप अगर एक चीज ऑब्जर्व करो, तो जितने भी स्कॉलर्स अभी तक हमने देखे, ये कहना तो गलत नहीं होगा कि स्कॉलरली लेवल पर किसी प्रकार का कोई कंसेंसस इक्वलिटी को लेकर नहीं है। क्योंकि हर एक स्कॉलर ने इक्वलिटी को एक्सेप्ट किया कि उसकी आवश्यकता है, पर किस तरीके से इक्वलिटी अचीव की जाएगी वो अलग है। ये मैं पॉइंट इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इस पे क्वेश्चन अगर आया तो आपको गलत करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि स्कॉलरली लेवल पर इक्वलिटी को डिफाइन कैसे करेंगे, ये अभी भी एक बहुत बड़ा कंसेप्चुअल चैलेंज है। नोबडी इज डिबेटिंग अबाउट कि इक्वलिटी चाहिए या नहीं चाहिए। द डिबेट इज कि इक्वलिटी कैसे अचीव होगी। सो देर आर डिफरेंट पाथ्स टू अचीव इक्वलिटी। अगर हम इस नजरिए से देखें तो हम ये बोलेंगे देर आर डिफरेंट पाथ्स। अलग अलग नजरिए, अलग अलग तरीके हैं इक्वलिटी को लाने के। ठीक है जी। अब हम आते हैं इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पे। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो होती है, उसका मतलब ये होता है कि वी गिव अ फेयर चांस एट स्टार्टिंग पॉइंट इन लाइफ, ताकि कोई भी बंदा जो है वो पिछड़ा ना रहे जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली, कम्युनिटी, या किसी प्रकार के प्लेस वेयर दे आर बॉर्न इनटू। तो आइडिया यहाँ पर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का क्या है? वो ये है कि पीपल बी रिवॉर्डेड बेस्ड ऑन देयर एफर्ट एंड टैलेंट, नॉट ऑन देयर बैकग्राउंड और सम इनहेरिटेड प्रिविलेज।
जैसे जय शाह है, वो एक बाय डिफॉल्ट नेचुरल टैलेंटेड क्रिकेटर है। उसके टैलेंट की वजह से वो आज क्रिकेट की दुनिया में छाया हुआ है। तो उसको वो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के तहत, जस्ट बिकॉज वो कोई प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आता है या उसको कोई इनहेरेंट प्रिविलेज है, वो उसकी वजह से पोजीशन नहीं मिली है। उसको टैलेंट, अपनी इन्नेट एबिलिटी की वजह से उस एबिलिटी का रिवॉर्ड मिला है। तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में क्या होता है कि अगर दो स्टूडेंट्स होते हैं, वो अप्लाई करते हैं कॉलेज में, तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मानना है कि भाई दोनों को एक चांस होना चाहिए कॉलेज में अपने सिलेक्शन करवाने का। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये भी देखना कि अगर एक व्यक्ति पुअर बैकग्राउंड से आता है, विलेज स्कूल से पढ़ा है, बिजली नहीं थी, रोड नहीं थी, जैसे हमारे माँ बाप कहते हैं हम उस समय ऐसे पढ़ा करते थे, घर के अंदर लाइट नहीं होती थी, सूरज की रोशनी में पढ़ते थे, जब रात हो जाती थी तो सिर्फ रटते थे, एक कमरे में 16 लोग रहते थे। एक कमरे में अगर मम्मी कह रही है कि 16 लोग रहते थे तो भाई साहब नाना जादूगर थे, क्योंकि वो बच्चे भी पैदा कर रहे थे, आप रह भी वहीं रहे थे, पढ़ भी वहीं रहे थे। और दूसरा, अगर मान लीजिए कि कोई प्राइवेट स्कूल से आता है, सिटी को बिलोंग करता है, इन दोनों को सिलेक्शन के लिए एक फेयर चांस मिलना चाहिए। तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो ये जो फर्स्ट कैटेगरी का स्टूडेंट है, जो डिसएडवांटेज्ड है इस केस में, उसको भी एक जेन्युइन चांस दिया जाए। तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या इंश्योर करती है कि उसको भी एक जेन्युइन चांस मिले। तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, तो वो जितने भी अनफेयर बैरियर्स हैं, उन बैरियर्स को वो, जैसे पॉवर्टी हो गई, कास्ट का बैरियर हो गया, कुछ किसी प्रकार का सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो गया, पुअर हेल्थ हो गई, या फॉर दैट मैटर कोई जेंडर बायस हो गया, इनको टैकल करता है। अच्छा, यहाँ पर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वो सिर्फ ये करता है इंश्योर कि जो पीपल है वो अनफेयरली ब्लॉक ना हो compete करने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए, जस्ट बिकॉज कि उनके पास कुछ अच्छे सरकमस्टांसेस नहीं थे, जस्ट बिकॉज उनके पास कोई अच्छे सरकमस्टांसेस यहाँ पर नहीं थे। तो ये जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, ये कहना गलत नहीं होगा कि ये आज एक लिबरल डेमोक्रेटिक थॉट में एक सेंट्रल टिनेट है उसका, जो इस आइडिया पे बेस्ड है कि हर एक इंडिविजुअल को लाइफ में एक इक्वल चांस है लाइफ गोल्स को परस्यू करने का, मेरिट पे, टैलेंट पे। तो वो इंश्योर करता है डिस्ट्रीब्यूटिव फेयरनेस पे, कि कोई अनफेयरली ब्लॉक ना हो। और वो ये इंश्योर करता है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए बने, लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए यहाँ पर बने। तो ये इसका मेन पर्पस होता है। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यहाँ पर इस नजरिए से एक मॉरल इम्परेटिव है, मॉरल इम्परेटिव है, जो सोशल इंस्टीट्यूशंस को रिकैलिब्रेट करने के लिए मजबूर करता है, ताकि उनके अंदर जितनी भी इनइक्वालिटीज हैं वो रिमूव हो जाए, और ये सोशल इंस्टीट्यूशंस इवेंचुअली जो है एक डेमोक्रेटिक लेवल पर लेजिटिमेट बने। तो वो मजबूर करता है इस नजरिए से कि जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशन हैं जहां पर किसी प्रकार के कोई बैरियर है,
वो बैरियर्स यहाँ पर रिमूव हो जाए। ठीक है जी। ये चीज हमने बोली। अच्छा, यहाँ पर अगेन सबसे इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हमारा और कोई नहीं बल्कि अगेन फिर से जॉन रॉल्स है। उसने कहा कि देखो, जो रियल फेयरनेस है उसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि भाई एक हम लोगों के सामने इक्वल लॉज क्रिएट कर दें। वो तो एक एस्पेक्ट है ही है। पर यहाँ पर रियल फेयरनेस का मतलब होता है कि सबको एक इक्वल चांस हो टू डू वेल इन लाइफ। तो उसका मानना क्या है कि किसी भी व्यक्ति को सफर नहीं करना चाहिए जस्ट बिकॉज वो कोई पुअर फैमिली या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी में पैदा हुआ है। इस रीजन से वो कहता है कि हमें एक्स्ट्रा हेल्प इंश्योर करनी पड़ेगी, सपोर्टिव पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। और ये सपोर्टिव पॉलिसीज बननी चाहिए जितने भी वर्स्ट ऑफ लोग हैं उनको एक फेयर चांस देने के लिए। जितने भी वर्स्ट ऑफ लोग हैं उनको एक फेयर चांस देने के लिए। लेकिन ये याद रखो कि यहाँ पर रॉबर्ट नॉजिक जो है वो बेसिकली बिल्कुल जो है रॉल्स के साथ अग्री नहीं करता। नॉजिक कहता है कि किसी को भी अगर आज अगर हम लोगों की बात करें और उसमें अगर किसी को भी अगर स्पेशल ट्रीटमेंट दें तो ये इंटरफेयर करेगा कहीं ना कहीं दूसरों के राइट से। नॉजिक का मानना ये है, उसका मानना ये है कि भाई आज अगर किसी भी व्यक्ति के पास कुछ भी चीज है, उसके पास कोई प्रॉपर्टी है, उसका कोई स्टेटस है, तो ये प्रॉपर्टी और स्टेटस अगर उसने एक फेयर तरीके से अर्न किया है तो हमें किसी के पास कोई राइट नहीं है इसको छीनने का। क्योंकि अगर उसके स्टेटस, प्रॉपर्टी, वेल्थ को अक्वायर करने के मीन्स राइट हैं तो यहां पर हमें इस फ्रीडम को प्रायोरिटी देनी चाहिए कि उसने ये फ्रीडम के तहत अर्न किए हैं। इसके बावजूद भी अगर मान लीजिए कुछ लोग अनइक्वल रह जाते हैं तो उनका हमें कुछ नहीं करना है फिर। तो नॉजिक ने बड़ा जबरदस्त क्रिटिकल लेवल का आर्ग्यूमेंट ऑफर करा रॉल्स को लेकर। क्योंकि अगर रॉल्स कहता है कि नहीं, फेयर ट्रीटमेंट इंश्योर करने के लिए आप जो है सपोर्टिव पॉलिसीज बनाओ, तो नॉजिक कह रहा है बस वो सपोर्टिव पॉलिसी से आप किसी दूसरे के तो राइट्स इंटरफेयर करके छीन के किसी दूसरे को दोगे ना। तो फिर वो व्यक्ति ने अगर मान लीजिए कुछ मेहनत करके अपनी फ्रीडम के तहत, अपने फ्री क्रिएटिव पोटेंशियल के तहत अगर कुछ क्रिएट किया है तो फिर उस कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि फिर आप उस व्यक्ति को अगर इस तरीके से ट्रीट करोगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि आप उसकी फ्रीडम और क्रिएटिविटी को टैकल नहीं कर पा रहे, उसकी फ्रीडम और क्रिएटिविटी को आप जो है स्टिफल कर रहे हो, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। तो वो कहता है कि देखो, कहीं ना कहीं थोड़े से लोग अनइक्वल सोसाइटी में हमेशा रहेंगे। हमें ये चीज इंश्योर करनी है कि जो भी व्यक्ति सोसाइटी में कोई भी प्रॉपर्टी, स्टेटस या वेल्थ अगर अक्वायर कर रहा है तो वो अक्वायर उसको कर रहा है फेयर तरीके से। यहां पर माइकल सैंडल ने भी एक बात बोली। उसने कहा कि जो लोगों का सक्सेस है वो सिर्फ उनके टैलेंट और हार्डवर्क के ऊपर निर्भर नहीं करता, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा लक फैक्टर भी होता है। वो कहता है कि भाई अगर मान लो आज की डेट में कोई इंडिविजुअल जो है वो एक रिच फैमिली में पैदा हुआ, तो भाई ये तो एक लक फैक्टर है ना कि आप एक अमीर घर में पैदा हुए। तो यहाँ पर माइकल सैंडल ने क्या किया, उसने कहा कि बस ये मेरिट बेस्ड सिस्टम्स जो होते हैं ना, ये हमेशा ये इंश्योर करते हैं कि फेयरनेस होगी या नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ा डिबेटेबल पॉइंट है। अब आप कहोगे कि ये इंडिविजुअल एक रिच फैमिली में पैदा हुआ है तो इसके पास अब जाहिर सी बात है कि टैलेंट अक्वायर करने के साधन ज़्यादा हैं, मीन्स ज़्यादा हैं।
मेरे से अगर कोई बंदा पुअर फैमिली में पैदा हुआ है, वो उतना टैलेंट अक्वायर नहीं कर पाएगा। और अगर आप एक मेरिट बेस्ड सिस्टम बनाना चाह रहे हो, जो नौसिक बोल रहा था, तो फिर ये मेरिट बेस्ड सिस्टम में तो ये रिच वाले को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, इसको तो कभी चांस मिलेगा ही नहीं, तो फिर यहाँ पर फेयरनेस कैसे होगी? तो माइकल सैंडल जो है थोड़ा सा टिल्टेड है रॉल्स की ओर, पर रॉल्स ने तो बहुत डीप असेसमेंट करके बोला। इस रीजन से अगर हम कहते हैं कि भाई यहाँ पर, अगर रॉल्स ने बात करी कोर इक्वालिटी की, और आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बोला, कोर इक्वालिटी में क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। कि हमें ये फेयरनेस इंश्योर करनी है, रीडिस्ट्रीब्यूट करके रिसोर्सेज को इस तरीके से कि सबको उन रिसोर्सेज का एक फेयर शेयर मिले। तो यहां पर उसी चीज को नोजिक ने काउंटर किया ये कह के, हर बंदे के पास अपना कुछ ना कुछ इंटाइटलमेंट होता है, और जो वो इंटाइटलमेंट अगर उसने फेयर तरीके से कमाया है, तो हमें उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो नोजिक ने दी इंटाइटलमेंट थ्योरी, रॉल्स ने दी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस थ्योरी। ये दो चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए। तो ये दो तरीकों से हम यहाँ पर देखने की कोशिश चीजों को पहली बात तो कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इक्वालिटी ऑफ आउटकम पे। इक्वालिटी ऑफ आउटकम क्या है? कि यहां पर हम फोकस करते हैं रिड्यूस करने का गैप्स को इन एक्चुअल रिजल्ट्स दैट पीपल एक्सपीरियंस इन लाइफ। जैसे कि एक्सेस, अपॉर्चुनिटी के गैप्स तो करने ही करने हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंटली व्हाट पीपल एक्चुअली अचीव, व्हाट डू दे अचीव। सो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी अगर ये इंश्योर कर रही है कि भाई एक रेस में सब लोग एक सेम लाइन से स्टार्ट करें, तो इक्वालिटी ऑफ आउटकम ये इंश्योर कर रही है कि यहां पर एक अचीवमेंट बेसिकली इसका इवेंचुअल लेवल पर क्या हुआ। कहने का मूल रूप से मकसद ये है कि इक्वालिटी ऑफ आउटकम यहां पर ये बोल रही है कि अगर रेस स्टार्ट हो गई, तो रेस स्टार्ट होने के बाद क्या क्या फायदा रेस में उन लोगों को मिला जिनके पास अच्छे शूज थे, जिनके पास अच्छी ट्रेनिंग थी, जिनके पास बढ़िया सप्लीमेंट्स थे खाने के। यह फायदा जो है रेस में उन लोगों को मिला जिनके पास नॉर्मल शूज थे, अच्छी ट्रेनिंग नहीं थी। तो सी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बोल रही है रेस के स्टार्टिंग पॉइंट पे सबको इक्वल ले आओ। इक्वालिटी ऑफ आउटकम बोल रहा है कि रेस स्टार्ट हो गई, उसके बाद अचीव क्या किया। आपने एक व्यक्ति जिसके पास नॉर्मल जूते थे विजा विज एक जिसने एडिडास के जूते पहने थे, दोनों को इक्वल खड़ा तो कर दिया इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के तहत। पर इक्वलिटी ऑफ आउटकम ये देख रहा है कि भाई इवेंचुअली रेस जीतेगा वही जिसके पास सस्ते जूते नहीं थे, जिसके पास महंगे बढ़िया क्वालिटी के जूते थे, जिसमें पैर के ऊपर पूरा ग्रिप था। तो वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है इक्वलिटी ऑफ आउटकम कि भाई रेस में एक समय सबको सामने लाकर खड़ा तो कर दिया, पर इस रेस का आउटकम क्या था? आउटकम तो फिर वही हुआ ना कि फायदा उसी को मिला जिसके पास साधन थे, रिसोर्सेज थे। तो इस रीजन से क्या होता है कि यहाँ पर इक्वलिटी ऑफ आउटकम ये बोलती है कि सबको सिर्फ इक्वल चांस देना सफिशिएंट नहीं है, जो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बोल के रुक जाती है। वो भी तब जब कुछ वर्गों में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, कुछ वर्गों में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, कुछ वर्गों में बहुत ज़्यादा जो है एक्सक्लूजन है। तो इक्वलिटी ऑफ आउटकम यहाँ पर बोल रही है इन लोगों को कैसे टैकल करोगे, कैसे टैकल करोगे।
इस रीजन से इक्वालिटी ऑफ आउटकम बोलता है कि भाई हमें यहाँ पर इंश्योर करना है कि हम पॉलिसी बनाएं। पॉलिसी से क्या करें? रीडिस्ट्रीब्यूट करें। क्या रीडिस्ट्रीब्यूट करें? वेल्थ को, टैक्स को, लोगों को फ्री हेल्थ केयर दें, रिप्रेजेंटेशन दें, खास करके डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स को, जिसकी वजह से आता है कोटा सिस्टम, जिसको हम कहते हैं रिजर्वेशन। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी अगर ये बोल रही है कि भाई एक एससी को और एक जनरल को लाके सेम खड़ा कर दो, तो भाई यहाँ पर प्रॉब्लम है ना। जनरल वाले के पास रिसोर्सेज बेटर है, एससी के पास रिसोर्सेज नहीं है। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ने दोनों को एक जगह पर लाके खड़ा तो कर दिया, पर कहीं ना कहीं बेनिफिट इसको मिलेगा एट द एंड ऑफ द डे। इसका तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसको इसके बराबर लाने के लिए ये सब करने की आवश्यकता है। इस चीज से एक फेयर और एक जस्ट सोसाइटी जो है वो क्रिएट होगी। इस रीजन से हम कहते हैं कि इक्वलिटी ऑफ आउटकम जो है वो एक रीडिस्ट्रीब्यूटिव आइडियल पे चलता है, जिसमें जो स्टेट है वो डिस्पैरिटीज को रिड्यूस करता है। सिर्फ एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज में नहीं, बल्कि इवन इन सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल अचीवमेंट्स में ये वो अचीव करता है, क्योंकि वो रिकग्नाइज करता है इस प्रिंसिपल को कि आउटकम जो है वो डिपेंड उसी पे करेगा जब आप हिस्टोरिकल इनजस्टिस को एक्सेप्ट करोगे, सोशल हायरार्की को एक्सेप्ट करोगे, एसिमेट्रिकल स्टार्टिंग कंडीशंस को एक्सेप्ट करोगे। तब जाकर ही आप जो है एक ऐसे सिस्टम को क्रिएट कर पाओगे जिस सिस्टम के तहत आप एक फेयर, जस्ट, मॉरल पॉलिटिकल इंपरेटिव क्रिएट कर पाओगे। फेयर, जस्ट, मॉरल इंपरेटिव क्रिएट कर पाओगे। यहां पर कार्ल मार्क्स जो है उसने सबसे पहले ये बात बोली कि देखो, इनइक्वालिटी अगर आपको रिमूव करनी है, और खास करके वो भी जब आप रिजल्ट चाहते हो, तो आप इकोनॉमिक लाइफ पर फोकस करो। क्योंकि वो कहता है कि देखो, जो कैपिटलिज्म है वो बेसिकली रिच और पुअर में गैप क्रिएट करता है। और जब तक आप ये वेल्थ के पोटेंशियल पैटर्न को चेंज नहीं करोगे, तब तक एक फेयर सोसाइटी नहीं क्रिएट हो पाएगी। तो मार्क्स ने एक इकोनॉमिक लेंस प्रोवाइड करा, रॉल्स ने ऑन दी अदर एंड बोला एक प्रिंसिपल जिसको हम कहते हैं डिफरेंस प्रिंसिपल। वो कहता है कि देखो, इस डिफरेंस प्रिंसिपल के तहत कुछ इनइक्वालिटी होना फिर भी ओके है। उसने कहा कि देखो, ऐसा है कि अगर कुछ लोग लाइफ में कुछ ज्यादा अर्न करते हैं तो ये ओके है, पर ये अर्न ज्यादा करते हैं अगर इनके अर्निंग से सरकार को टैक्स मिल रहा है, और इस टैक्स से जो वर्स्ट ऑफ ग्रुप्स हैं, उन वर्स्ट ऑफ ग्रुप्स को अगर मान लीजिए हम उनकी लाइफ को बेटर बना पा रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं ये चीज ओके है। तो रॉल्स एक्सेप्ट करता है कि डिफरेंस सोसाइटी में रहेगा। कुछ लोग अगर मान लीजिए ज्यादा पैसे अर्न कर रहे हैं फॉर एनी रीजन, तो लेट देम अर्न, प्रोवाइडेड कि हम एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर पा रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है वो टैक्स कलेक्ट करके जो वर्स्ट ऑफ कम्युनिटीज हैं वहां पर वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रही है, वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रही है। इसी रीजन से आप देखो कि यहाँ पर फिर एक थिंकर आते हैं, G.A. कोहेन। उन्होंने फिर से रॉल्स को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने क्या बोला, G.A. कोहेन ने बोला कि भाई देखो ऐसा है, रॉल्स जो है उसने बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करके रख लिया और सोचा कि हाइपोथेटिकली फेयरनेस आ जाएगी रीडिस्ट्रीब्यूशन से। वो कहता कि रीडिस्ट्रीब्यूशन से इस प्रकार से फेयरनेस नहीं आती। कोहेन ने कहा कि इक्वालिटी सिर्फ एक ही तरीके से अचीव होगी, जब आप इक्वल आउटकम्स क्रिएट करो। इक्वल आउटकम्स, और ये होने चाहिए फॉर ऑल इन द सोसाइटी। इक्वल आउटकम्स फॉर ऑल इन दी सोसाइटी। इसी रीजन से आप देखो कि आइरिस मैरियन यंग, उसने कहा कि भाई हमें सिर्फ जो है लोगों की इनकम के ऊपर नहीं देखना है, हमें स्ट्रक्चर ऑफ पावर पे भी देखना है। स्ट्रक्चर ऑफ पावर का मतलब ये है कि आज कुछ ग्रुप्स को, लाइक वुमन हो गए, माइनॉरिटीज हो गई, ऑप्रेस्ड ग्रुप्स हो गए। आइरिस मैरियन यंग का मानना है कि इन ग्रुप्स को आज की डेट में इक्वल आउटकम्स अचीव करने के लिए क्या चीजें रोक रही हैं, क्या चीजें रोक रही हैं। तो जब आप इसको इस नजरिए से देखोगे तब आप चीज को बेहतर समझ पाओगे कि भैया स्ट्रक्चर्स ऑफ पावर भी हैं, कुछ स्ट्रक्चरल लेवल पर इनइक्वालिटीज भी हैं। यही चीज को आप देखो कि नैन्सी फ्रेजर ने फिर बोला कि हमें यहाँ पर फोकस ये करना चाहिए कि किस तरीके से इक्वालिटी में सिर्फ लोगों की इनकम को इम्प्रूव ना करें, बल्कि हम ये भी इंश्योर करें कि उनको रिस्पेक्ट और डिग्निटी भी दी जाए। एंड नैन्सी फ्रेजर अगर आप देखो तो इस कॉन्टेक्स्ट में कहना गलत नहीं होगा कि शी केम वेरी क्लोज टू बाबा साहब अम्बेडकर टू सीक दिस। क्योंकि बाबा साहब फोकस वाज व्हाट, कि भैया जब तक दलित्स को रिस्पेक्ट और डिग्निटी नहीं मिलेगी तब तक इक्वालिटी का क्या। तो ये चीज जानने की जरूरत है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर फ्रांस फैनन ने एक सबसे जबरदस्त आर्ग्यूमेंट दिया। उसने कहा कि यार जब ये कॉलोनियल रूलर्स आए थे, इन लोगों ने सिर्फ लोगों की लैंड नहीं ली, इन लोगों ने उनके माइंड में एक फीलिंग इंस्टिल करी कि आप लोग इन्फीरियर हो। और इसकी वजह से एक माइंड लेवल पर भी इनइक्वालिटी आ गई, माइंड लेवल पर भी एक इनइक्वालिटी आ गई। और ये जो माइंड लेवल पर इनइक्वालिटी है, ये आज की डेट में भी वो कहता है कि पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज जो है उसको बेसिकली एड्रेस नहीं कर पा रही। तो जब तक पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज इस इनइक्वालिटी को एड्रेस नहीं करेंगी तब तक कहीं ना कहीं दिक्कत रहेगी रहेगी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। लेकिन अब हम पढ़ते हैं लिबर्टी और इक्वालिटी के बीच के रिलेशनशिप को। देखो लिबर्टी हमें ये चीज सिखाती है कि देर मस्ट बी फ्रीडम टू थिंक, स्पीक, चूज, एक्ट विदाउट एनी अनफेयर कंट्रोल। और इक्वालिटी हमें यहाँ पर ये चीज सिखाती है कि देखो पीपल मस्ट बी ट्रीटेड फेयरली, डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ, इररिस्पेक्टिव कि वो कौन है और कहाँ से आ रहे हैं। ये चीज है।
पर यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि जब लिबर्टी और इक्वलिटी मीट करते हैं तो क्या ये क्लैश करते हैं या एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं? तो इस डिबेट को एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है। देखो, लिबर्टी और इक्वलिटी हम कहते हैं कि दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। दे कैन पुल इन डिफरेंट डायरेक्शंस इफ नीड बी। कैसे? भाई, अगर आज हम ये कहें कि ऑल पीपल आर फ्री टू अर्न एज मच मनी एज दे वांट, तो इसकी वजह से क्या होगा? कुछ लोग जो हैं वो बहुत अमीर हो जाएंगे और कुछ लोग जो हैं वो पुअर रह जाएंगे। तो यहां पर लिबर्टी की वजह से क्या हुआ, एक इनइक्वालिटी क्रिएट हो गई। बट अगर हम कहें यहां पर कि देखो, गवर्नमेंट जो है वो लोगों के इनकम्स को इक्वल करेगी ताकि रिच और पुअर के बीच में कोई डीप इनइक्वालिटी ना हो, तो यहां पर एक आर्ग्यूमेंट ये उठेगा कि भाई देन इट अफेक्ट्स लिबर्टी ऑल्सो। क्योंकि अगर लोगों को ये पता रहेगा कि गवर्नमेंट इनकम को लेगी हमारे इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, तो लोग जो हैं फिर उस कॉन्टेक्स्ट में वो फ्रीडम नहीं रखेंगे टू रन देयर बिजनेसेस। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्लैश भी हो रहा है। तो यहाँ पर रियल चैलेंज क्या है? रियल चैलेंज यहाँ पर ये है कि भाई एक बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाए। बैलेंस इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब हम कहते हैं लिबर्टी विदाउट इक्वालिटी, तो वो डोमिनेशन क्रिएट करती है बाय द पावरफुल। और अगर हम कहते हैं इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी, तो वो क्रिएट करती है एक्सेसिव कंट्रोल, लॉस ऑफ फ्रीडम। तो लाइफ में हमें क्या चाहिए? हमें फ्रीडम भी चाहिए टू लिव एंड ग्रो, हमें फेयरनेस भी चाहिए टू मेक श्योर कि भाई एक रियल चांस जो है लाइफ में सबको मिले। तो ये चीज तो तय है कि बॉस, ये जो इंटर रिलेशनशिप है लाइफ और लाइफ में लिबर्टी का और इक्वलिटी का, ये पॉलिटिकल थ्योरी का एक बड़ा क्रूशल डिबेट है जिसमें जो आइडियल्स हैं ना वो कॉन्फ्लिक्ट भी करते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, जैसा अभी हमने देखा दोनों केसेस में। दोनों केसेस में कि कैसे वो कॉन्फ्लिक्ट भी कर रहे हैं और कैसे वो कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। इस रीजन से आप देखो कि यहाँ पर आइसिया बर्लिन ने क्या बात बोली। आइसिया बर्लिन ने ये बात बोला कि भाई देर आर टू टाइप्स ऑफ लिबर्टी। पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग। एक है नेगेटिव लिबर्टी, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बोलूंगा, कर चुके हैं हम लोग इसको पॉलिटिकल थ्योरी में, वेस्टर्न पोल थॉट में खासकर। तो नेगेटिव लिबर्टी का मतलब ये होता है कि भाई देर इज कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम आउटसाइड कंट्रोल। कि भाई नो वन कैन स्टॉप यू टू स्पीक योर माइंड टुडे। लेकिन एक होता है पॉजिटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब ये होता है कि भाई आपके पास उतने पावर और रिसोर्सेज हैं टू मेक योर ओन डिसीजंस। यानी कि आप उतने एजुकेटेड हो कि भाई आप अपने पॉलिटिकल चॉइसेस को यहाँ पर समझ पाओ। तो बर्लिन ने बोला कि देखो, अगर हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव लिबर्टी पे फोकस करेंगे कि लोगों के पास उतने साधन और रिसोर्सेज हों कि वो अपने पॉलिटिकल चॉइसेस को अपने एजुकेशन के मुताबिक जो है वो मॉनिटर कर लें, तो यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है। तो उसने क्या बात बोलने की कोशिश करी, उसने कहा कि देखो लिबर्टी और इक्वलिटी कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे ही आएंगे।
दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा अगर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी के बीच में एक बैलेंस क्रिएट नहीं करा। अब ये बैलेंस कैसे क्रिएट होगा, बर्लिन ने बोला कि भाई इसके लिए आप सिचुएशनल एप्लीकेशन देखो, तो मैं कोई रूल नहीं देना चाहता। तो बर्लिन ने कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं दी कि बैलेंस कैसे मेंटेन करना है। वो कहता है कि ये तो सिचुएशनली कॉन्टेक्सचुअली वैलिड होता है, हर सिचुएशन में आपको देखना कैसे होगा वैलिड ये। सिमिलरली अगर आप देखो तो रूसो ने क्या बोला, रूसो ने कहा कि भाई पीपल अगर जो है आज की डेट में वो ट्रूली फ्री है, एक सोसाइटी में रहने को ओनली तब जब कोई भी आदमी इतना रिच नहीं है कि वो दूसरों को खरीद ले, और कोई आदमी इतना पुअर नहीं है कि वो अपने आप को दूसरों को बेच दे। तो उसके मुताबिक बस लिबर्टी और इक्वालिटी जो है वो हैंड इन हैंड चलते हैं। क्योंकि वो मानता है कि किसी भी सोसाइटी में अगर इनइक्वालिटी है तो वो एक फ्री सोसाइटी नहीं हो सकती। तो कोई भी इतना रिच ना हो कि वो दूसरों को खरीदने की क्षमता रखे, और कोई भी इतना गरीब ना हो कि वो मजबूरन अपने आप को बेचने की परिस्थिति में आ जाए, गरीब इतना हो कि उसको मजबूरन सेल करना पड़े अपने आप को। तो जो रूसो ने बोला ना वो थियोरेटिकली बड़ा वैलिड है, प्रैक्टिकली जो रूसो ने बोला ये बड़ा डिफिकल्ट है इंश्योर करना। क्योंकि इवेंचुअली कहीं ना कहीं इवन इफ यू आर रिच, आपको कहीं ना कहीं अपना कुछ ना कुछ तो बेचना ही पड़ेगा। अब रिच को भी जो है पैसे कमाने के लिए या वेल्थ को सस्टेन करने के लिए भी अपनी लेबर या अपना एटलीस्ट माइंड तो बेचना पड़ता है, और पुअर को भी सस्टेन करने के लिए कहीं ना कहीं अपनी लेबर बेचनी पड़ती है। तो जो रूसो बोल रहा है कि भाई लिबर्टी इक्वलिटी हैंड इन हैंड जाते हैं, ट्रू सोसाइटी वो होगी जहां पर किसी भी तरीके से कोई ऐसी चीज ना हो, रिच और पुअर के बीच में एक बैलेंस हो। ऐसा बैलेंस देखो रियल लाइफ में नहीं हो सकता। तो थियोरेटिकली जो आप कह रहे हो वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक कार्ल मार्क्स ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। कार्ल मार्क्स ने कहा कि मेरे मुताबिक तो क्या है कि लिबर्टी जो है वो एक मास्क ऑफ इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी का एक मुखौटा है। उसने कहा कि अगर एक आदमी पुअर है, ब्रिज के नीचे सो रहा है, पर रहता है एक सोसाइटी में जहां पर उसको कोई तंग नहीं कर रहा, तो क्या आप इस आदमी को एक फ्री सोसाइटी कहोगे, कि वो एक फ्री सोसाइटी में रह रहा है? तो कार्ल मार्क्स ने क्या बात बोलने की कोशिश करी, वो कहता है कि यहाँ पर कई कंट्रीज ना इस नज़रिए से चीज़ों को देखती हैं कि नहीं देखो, चाहे एक आदमी गरीब हो लेकिन अगर वो ब्रिज के नीचे सो रहा है और वो अपने में मस्त है, ध्वस्त है, तो सोसाइटी हमारी फ्री है। वो कहता है कि बस लिबर्टी का रियल मीनिंग होता है कि आप इक्वलिटी इंश्योर करो सोशल और इकोनॉमिक लेवल पर। क्या ये आदमी जो ब्रिज के नीचे सो रहा है, क्या इस आदमी के पास उतनी लिबर्टी है आज की डेट में कि ये आदमी अपने हिसाब से रिसोर्सेज को यूज कर पाए? वो लिबर्टी नहीं है। तो कार्ल मार्क्स ने बोला कि बस लिबर्टी इस कॉन्टेक्स्ट में क्रूशल है। अब ये हमें डिबेट लेके जाता है फिर इस कॉन्टेक्स्ट में एफर्मेटिव एक्शन पे। एफर्मेटिव एक्शन का मतलब होता है कि भाई स्पेशल स्टेप्स लेना, ताकि जो पीपल है जिनको अनफेयरली ट्रीट किया गया है, पास्ट में उनको पिछड़ा छोड़ा गया है किसी भी कारण से, कास्ट हो, जेंडर हो, रिलीजन हो, रेस हो, सोशल बैकग्राउंड हो, तो उनको वहां पर कहीं ना कहीं एक स्पेस मिले। तो एफर्मेटिव एक्शन इज नॉट अबाउट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इट इज अबाउट इक्वालिटी ऑफ आउटकम। इट इज अबाउट इक्वालिटी ऑफ आउटकम। अब तो ये डिबेट आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा।
तो एफर्मेटिव एक्शन क्या है कि बहुत वो बेस्ड है किस पे? करेक्टिव जस्टिस पे। करेक्टिव जस्टिस, पास्ट की करेक्शन करना। रॉल्स ने क्या बात बोली थी? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। नोजिक ने क्या क्रिटिसाइज किया था रॉल्स को? इंटाइटलमेंट थ्योरी। इस बीच में अगर मुझे एफर्मेटिव एक्शन प्लेस करना है, तो एफर्मेटिव एक्शन डेफिनेटली इंटाइटलमेंट थ्योरी के हिसाब से तो नहीं आता। नोजिक तो कभी भी एफर्मेटिव एक्शन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। एफर्मेटिव एक्शन को कौन एक्सेप्ट करेगा? रॉल्स। पर रॉल्स अगर एक्सेप्ट करेगा तो रॉल्स का डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस नहीं हो रहा है यहाँ पे। एफर्मेटिव एक्शन में क्या हो रहा है? करेक्टिव जस्टिस। पर रॉल्स फिर भी इसको एक्सेप्ट करेगा क्योंकि वो कहेगा कि ये करेक्टिव जस्टिस से इवेंचुअली आप डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पे ही आओगे। एंड ऑब्जेक्टिव तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है। सो एफर्मेटिव एक्शन क्या हुआ? एक मीन्स था। एंड क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो करेक्टिव जस्टिस विल लीड टू डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। क्योंकि जब तक आप उन ग्रुप्स के जो पास्ट हिस्टोरिकल इश्यूज हैं, जब तक उनको फिक्स नहीं करोगे, तब तक एक सोसाइटी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस लेवल पर फेयर और जस्ट बनेगी ही नहीं। तो एक चीज तो क्लियर है बॉस, कि नॉजिक की इंटाइटलमेंट थ्योरी तो यहाँ पर काम नहीं आएगी। इस रीजन से हम कहते हैं कि एफर्मेटिव एक्शन क्या है? एक सेट ऑफ प्रोएक्टिव पॉलिसीज है। ये डिजाइन की गई हैं किसके लिए? टू रेक्टिफाई क्या? हिस्टोरिकल स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज। कैसे? बाय ऑफरिंग प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, या फिर टारगेटेड सपोर्ट टू डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। अगर ये करेक्टिव जस्टिस इंश्योर कर रही है तो ये क्या इंश्योर कर रही है? स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर याद करो, सब्सटेंटिव इक्वालिटी। सब्सटेंटिव इक्वालिटी। अच्छा, दूसरी बात देखो, एफर्मेटिव एक्शन की ब्यूटी क्या है कि बॉस उसकी लेजिटिमेसी पता है कहाँ से आती है? वो आती है कॉम्पनसेटरी जस्टिस से। कॉम्पनसेटरी जस्टिस का मतलब क्या है? वो जस्टिस जो जितनी भी इनइक्वालिटीज हैं एक्सेप्ट करता है कि दे आर बेसिकली अ क्यूमुलेटिव रिजल्ट ऑफ द पास्ट। कॉम्पनसेटरी जस्टिस का मतलब होता है कि एक ऐसा फिनोमिना जो ये एक्सेप्ट कर रहा है कि कुछ ग्रुप्स को उनके पास्ट में बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुई है, उस डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करने के लिए हमें कॉम्पनसेशन देनी होगी। कॉम्पनसेशन मॉनेटरी नहीं होगी यहाँ पर। कॉम्पनसेशन होगी एक फॉरवर्ड लुकिंग जस्टिस। ये फॉरवर्ड लुकिंग जस्टिस में हम क्या करेंगे? इस फॉरवर्ड लुकिंग जस्टिस में हम इंश्योर करेंगे करेक्टिव जस्टिस। और ये कैसे आएगा? ये आएगा थ्रू रिकग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम, कि भाई कुछ ग्रुप्स की डिग्निटी अफेक्ट हुई है। रिकग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो अफर्मेटिव एक्शन जो है वो रिकग्निशनल डॉक्ट्रिन पे भी बिलीव करता है। रिकग्निशनल डॉक्ट्रिन क्या होता है? वो रिकग्निशन कि भाई ग्रुप्स के पास्ट में प्रॉब्लम्स आई हैं। एफर्मेटिव एक्शन फिर यहां पर क्या है? एक मॉरल इंपरेटिव भी है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल टूल भी है। दोनों है। दोनों चीजें इंश्योर करता है वो। इस रीजन से आप देखो,
मैंने आपको बताया रॉल्स विल बी सपोर्टर ऑफ एफर्मेटिव एक्शन। रोनाल्ड वोरकिन क्या बोलेगा कि भाई जितने भी लोग हैं उनको इक्वल रिसोर्सेज दे दो, ताकि वो इन इक्वल रिसोर्सेज से दे कैन शेप देयर लाइफ्स, शेप देयर लाइफ्स। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? भिक्खू पारेख। भिक्खू पारेख क्या बोलता है? भिक्खू पारेख बोलता है कि भाई एफर्मेटिव एक्शन जो है वो ये इंश्योर करता है कि जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस थी वो रेक्टिफाई हो रही है। लेकिन नॉजिक अपोज करेगा ये सारी चीजों को। तो ये डिबेट आपको यहां पर क्लियर हो गया कि नॉजिक विल डेफिनेटली अपोज एफर्मेटिव एक्शन, बिकॉज नॉजिक कभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता ना सर। क्योंकि नॉजिक कहेगा कि भाई नहीं, सबके पास अपना अपना एक इंटाइटलमेंट है। समझ में आई ये चीज आपको? अब आते हैं हम इश्यूज विद अफर्मेटिव एक्शन पे। सबसे पहला इशू तो ये आ जाता है कि भाई अनफेयर एडवांटेज दिया जा रहा है सर्टन ग्रुप्स को। दूसरा क्रिटिसिज्म आता है मेरिट को लेके कि भाई मेरिट के बेसिस पर जो है यहाँ पर गेम नहीं खेला जा रहा, तो मेरिट अफेक्ट हो रहा है। लोगों को मेरिट के ऊपर ही काम करना चाहिए। तो क्रिटिक्स यहाँ पर ये बोलते हैं कि भाई अगर किसी को आप प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हो, और वो भी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हो कुछ आइडेंटिटी मार्कर्स पे, ये वर्ड याद रखना, आइडेंटिटी मार्कर्स, यानी कि उसके कास्ट के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे। तो ये बेसिकली क्या करता है, ग्रुप बेस्ड डिस्टिंक्शंस को तो और बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। क्योंकि ये कुछ ऐसी सोसाइटी क्रिएट कर देगा जहां पर कुछ ग्रुप्स को आप हमेशा ही इस नजरिए से देखोगे कि भाई इनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ही चाहिए। सिमिलरली ये मेरिटोक्रेटिक वैल्यूज के ऊपर एक डिबेट शुरू कर देगा। तो यहां पर सारा डिबेट हो जाता है मेरिट वर्सेस इक्विटी का। मेरिट वर्सेस इक्विटी का। तो इस डिबेट को फिर अब हम रिकनसाइल कैसे करें? तो थॉमस सोवेल जो है वो यहाँ पर एक चीज बोलते हैं। वो कहते हैं कि देखो भाई मेरे मुताबिक तो एफर्मेटिव एक्शन जो है वो इन जिन भी ग्रुप्स को आप दोगे उन ग्रुप्स के इंटरेस्ट्स को वो और हर्ट करेगा। वो इसलिए हर्ट करेगा क्योंकि जो भी ग्रुप्स एफर्मेटिव एक्शन लेंगे वो एक डिपेंडेंसी कल्चर में आके फंस जाएंगे, क्योंकि वो हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे सपोर्ट के लिए। दूसरा, उनके ऊपर हमेशा एक परफॉर्मेंस प्रेशर बना रहेगा, और ये परफॉर्मेंस प्रेशर से क्या होगा कि कहीं ना कहीं रिजेंटमेंट हमेशा बढ़ी रहेगी। अच्छा, थॉमस सॉवेल का साथ देने वाला फिर और कोई नहीं बल्कि रॉबर्ट नॉजिक भी है। अब नॉजिक को बार बार एक्सप्लेन नहीं करेंगे, पर सेम स्कूल ऑफ थॉट है। लेकिन यहां पर फिर एक व्यक्ति आता है, टीएम स्कैलोन, जो कि एक लिबरल फिलोसफर है, जिसने एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट दिया। उसने कहा कि देखो फेयरनेस इंपॉर्टेंट है, पर उसने कहा कि भाई आप जब किसी भी प्रकार का कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हो तो वो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट से सिस्टम के अंदर ट्रस्ट डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंटली ये इंश्योर करना है कि जितना भी आप सिस्टम में अगर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट किसी ग्रुप को दे रहे हो
तो अगर कोई अदर ग्रुप है जो अफेक्टेड है इस ट्रीटमेंट से, तो उसके ऊपर आप पहले तो ट्रस्ट बिल्ड करो कि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमें एक फेयर सोसाइटी क्रिएट करनी है। और इंडिया में टीएम स्कैलोन को अगर अप्लाई करें तो एफर्मेटिव एक्शन और रिजर्वेशन ने यही चीज आज की डेट में की है, कि रिजर्वेशन ने ये इंश्योर किया है कि भाई एक फेयर सिस्टम के लिए सिस्टम में ट्रस्ट क्रिएट किया है। लोगों को ये फेथ है कि ठीक है, कुछ वर्गों को आज करेक्टिव जस्टिस की रिक्वायरमेंट है। और ये चीज को फिर मार्था नुसबॉम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला। उसने कहा कि देखो, चाहे कुछ भी हो, ये याद रखना कि एफर्मेटिव एक्शन जो है वो कभी भी पॉलिटिकल टोकनिज्म ना बन जाए। हमें रियल कैपेबिलिटी इनहेंसमेंट करनी है। रियल कैपेबिलिटी इनहेंसमेंट करनी है। तो ये चीज बोली मार्था नुसबॉम ने। तो मार्था नुसबॉम फॉर दैट मैटर विल बी प्रिटी क्रिटिकल फॉर द ईडब्ल्यूएस कोटा, बिकॉज वो कहेगी कि ये पॉलिटिकल टोकनिज्म है, रियल कैपेबिलिटी इनहेंसमेंट नहीं हुआ। वेयर शी विल बी ऑन द अदर एंड पॉजिटिव फॉर द एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन। तो ये डिबेट टीएम स्कैलन वर्सेस मार्था नुसबॉम का आपको याद रखना है, विजाविज थॉमस सॉवेल एंड रॉबर्ट नॉजिक, जो कि कंप्लीटली अपोज्ड है इस आइडिया को लेकर। तो ये है जी पूरा इक्वालिटी का चैप्टर हमारा, जो हमने आज पढ़ा है। बिलीव अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, इजी चैप्टर है। बस हाँ, थोड़े स्कॉलर्स हैं एज ऑलवेज, तो वो आपको डेफिनेटली पॉल साइंस का कोर फीचर भी वही है जो आपको याद रखनी है।